फिर उस ड्राइवर के समझ में सारा खेल आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा कोई स्थान चुनने की कोशिश करूंगा जहां पर हम ये सब कर सके। इतनी देर में उसने योजना बना ली। लाहौर से ट्रक को भगाता हुआ वो लाया और कहां पर, हुसैनी वाला पहुंचा। हुसैनी वाला आप सब जानते हैं, अमृतसर के नजदीक है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे है। हुसैनी वाला में जब वो पहुंचा तो लकड़ियां इकट्ठी करनी है, इस बहाने से आसपास के गांवों के लोगों को जाके उसने बोलना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब लोग वहां से दौड़े और लोगों को दौड़ाते दौड़ाते वो लेके आया वहां तक। तो वो अंदर बैठे हुए सिपाही छोड़कर भागे और भगत सिंह जी के शरीर को सम्मान के साथ हुसैनी वाला में अंतिम संस्कार करने का उस ट्रक ड्राइवर ने बहुत बड़ा पराक्रम किया। अंग्रेजों की सरकार ने भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी सिर्फ इसलिए दी कि उनको डर था कि बगावत हो जाएगी और हम यहां रह नहीं पाएंगे। इस छोटी सी घटना का गंभीर विश्लेषण अगर हम करें, अंग्रेजों की पूरी सरकार अकेले सरदार भगत सिंह से इतनी घबराई हुई थी कि फांसी हो जाए तो बगावत हो सकती है। घबराहट इतनी अधिक थी अंग्रेजों में एक भगत सिंह के कारण। और संसद में जब जब भगत सिंह के बारे में चर्चा हुई तो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने भगत सिंह को नजदीक से देखा वो कहते थे कि वो आदमी है, मरने से नहीं डरता है। और ऐसे हिंदुस्तान में लाखों क्रांतिकारी हैं जो मरने से नहीं डरते हैं। हिंदुस्तानियों को मरने का डर दिखाकर गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, कोई और रास्ते हमको तलाशने पड़ेंगे। तो अंग्रेजों की संसद की ये बहस और भगत सिंह जी का अंतिम संस्कार जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा किया गया, हुसैनी वाला आज भी भगत सिंह जी की समाधि है, आप कभी भी जाएं वहां जरूर मत्था टेक कर आएं। अंग्रेजों की सरकार ने सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी, खुदीराम बोस को फांसी दी, चंद्रशेखर आजाद को अपनी ही गोली से मारने पर या मरने पर मजबूर किया। आखिर अंग्रेजों की सरकार को इन क्रांतिकारियों से तकलीफें क्या थी? एक ही तकलीफ थी कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने संकल्प ले लिया था कि इन अंग्रेजों को इस देश में हम रहने नहीं देंगे। इन्होंने भारत को लूटा है, इस देश को बर्बाद किया है, हम इसको रहने नहीं देंगे। और अंग्रेजों की सरकार में आखिरी कील ठुकी तब, ताबूत में आखिरी कील ठुकी तब जब 1905 में एक अंग्रेज पागल अधिकारी जिसका नाम था कर्जन, उसने मूर्खतापूर्ण एक फैसला किया। बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा राज्य था, उसको दो हिस्सों में बांट दिया हिंदू और मुसलमान के आधार पर। पहली बार इस देश में अंग्रेजों ने जाति और संप्रदाय के आधार पर बंटवारा किया। बंगाल के दो हिस्से कर दिए। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। आज पूरा का पूरा आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद आसाम के ऊपर के सातों राज्य, ये पूरा मिलाओ तो बंगाल बनता था। इतने बड़े बंगाल का बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर कर्जन नाम के अधिकारी ने, और एक कानून बना दिया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट। जैसे ही ये बंगाल का बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के आधार पर, पूरे देश में इसके खिलाफ आग लगी। और इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाला लाजपत राय। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले थे विपिन चंद्र पाल, और पश्चिम और दक्षिण भारत में इस आग को सबसे तेजी से फैलाने वाले थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये तीन बड़े नेता थे उस समय भारत के। लाला लाजपत राय उत्तर भारत के, विपिन चंद्र पाल पूर्वी भारत के, लोकमान्य तिलक पश्चिम और दक्षिण भारत के। इन तीनों नेताओं ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में पुणे नाम का स्थान उन्होंने तय किया और उसमें उन्होंने फैसला कर लिया कि ये अंग्रेजों की सरकार अब इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमारे राज्यों को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट रही है। इन तीनों नेताओं का एक मत था कि आज इन्होंने बंगाल को बांटा है हिंदू और मुसलमान के आधार पर, कल ये दक्षिण भारत का जो प्रांत है जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था उस जमाने में, मद्रास प्रेसिडेंसी को बांट देंगे। फिर कोई दिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बांटेंगे, फिर कोई दिन सेंट्रल प्रोविंस को बांटेंगे। इन तीनों नेताओं की दूरदर्शिता आप देखिए। 1905 में ये तीनों कह रहे हैं कि फिर किसी दिन भारत को ही बांट देंगे, इसलिए पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने उत्तर भारत में कमान संभाली,
विपिन चंद्र पाल ने पूर्वी भारत में कमान संभाली और पश्चिम और दक्षिण भारत में लोकमान्य तिलक ने कमान संभाली और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया। और उस माहौल का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह था, जहां जहां ये नेता जाते थे अंग्रेजी सामानों की होली जलाते थे, अंग्रेजी कपड़ों को जलवाते थे और उनका सबको एक ही निवेदन था कि अंग्रेज भारत को बांट रहे हैं, लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो इनका कोई माल मत खरीदो, इनको किसी भी तरह का सहयोग मत दो, इनको किसी भी तरह का सहकार मत करो। तो भारत में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया और उस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन था।